गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी को। जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे थे और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कुछ जनजातियों के बारे में पढ़ लिया था। आगे की जनजाति को हम लोगों को पढ़ना है। जैसे थारू जनजाति को हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। टॉपिक जो हमारा था उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति ये हम लोगों की टॉपिक थी, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने थारू जनजाति को सामान्यतः पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था। लास्ट की जो टॉपिक थी वो थी कि ये लोग जो शादी विवाह करते हैं वह शादी विवाह अपने बहनों का आदान प्रदान करके करते हैं एक दूसरे से। अब की जो है वह है बुक्सा या भोक्सा जनजाति। ये सेकंड नंबर हमारा है। ये है बुक्सा ऑब्लिक भोक्सा जनजाति। ठीक है, ये है हमारा। चलिए अब इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं और कुछ ऐसी जनजातियों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं बेसिकली, या बहुतायत क्षेत्र में कहां से पाए जाते हैं, या किन क्षेत्रों में सर्वाधिक है, या उत्तर प्रदेश के ही किन ही जिलों में सबसे अधिक है, वह कौन सा जिला है या कौन सा क्षेत्र है। यह सब क्लियर करना आवश्यक होगा कि नहीं। तो अभी हम बात कर रहे हैं बुक्सा या भोक्सा जनजाति के बारे में, ठीक है। जैसे ये अपने आप को राजपूत घराने का बताते हैं, राजपूत घराने का बताते हैं, या उससे संबंधित अपने आप को बताते हैं। इनका जो निवास क्षेत्र वह बिजनौर है। बिजनौर का क्षेत्र, बिजनौर के क्षेत्रों में यह सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात जो इनका परिवार होता है वह परिवार एक संयुक्त परिवार होता है। कैसा होता है? संयुक्त परिवार। हम लोगों ने जब थारू जनजाति को पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जो ये परिवार है वो संयुक्त तो होते हैं, लेकिन उस परिवार की जो मुखिया होती हैं वो महिला होती हैं। लेकिन यहाँ उसी का विपरीत होगा। तो यहाँ परिवार की मुखिया कौन होंगी? महिला। सॉरी, वहाँ महिला थी तो यहाँ कौन होंगे? पुरुष। तो यहाँ हम लिखेंगे पुरुष प्रधान। पुरुष प्रधान, या इसी को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पितृसत्तात्मक। ठीक है, यानी कि पिता की सत्ता के अधीन कार्यों को करना, उसी को पितृसत्तात्मक कहा जाता है। जैसे आज के समय में सरकार ने क्या लागू किया है? आवास हो तो मेहरारू के नाम पे, घर हो तो मेहरारू के नाम पे, राशन कार्ड हो तो मेहरारू के नाम पे। तो इस समय हम एक ऐसे लायबिलिटी दे सकते हैं, जैसे हमारा इस समय जो भारत का यानी कि वैचारिक दृष्टिकोण है वह क्या है? पुरुष प्रधान है, लेकिन आगे किसको रखा गया है? महिलाओं को। कहीं भी आप देखें, राशन कार्ड आप बनवाने जाएंगे, महिला मुखिया। आवास लेने जाएंगे, महिला मुखिया। तो ये क्या है? मुखिया महिला है ना। भले ही मातृसत्तात्मक हमारा समाज नहीं है, पितृसत्तात्मक है। और यही चीज सातवाहन के भी काल में था। जब प्राचीन भारतीय इतिहास आप पढ़ेंगे उठा करके, तो उसमें आपको सातवाहन का कालखंड मिलेगा, जो कि एकमात्र ऐसा शासक था जो मातृसत्तात्मक शासन करता था। क्लियर हुआ? अब आगे, जैसे
ये पितृसत्तात्मक सत्ताधारी थे, यानी कि पिता की आदेश पर ही सभी चीजें किया जाता था। इनके अगर हम खान पान अर्थात भोजन की बात करते हैं, भोजन, तो इनका मुख्य जो भोजन था वह था मछली और चावल, मछली प्लस चावल। इनको अति प्रिय था, इनको अति प्रिय था या ज्यादा अच्छा लगता था, ज्यादा अच्छा लगता था। ठीक है, जैसे अभी देखिए हम उसमें विवाह की अगर हम बात किए तो क्या बात किए थे कि ये अपने बहनों का आदान प्रदान एक दूसरे से कर लेते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, ये विवाह को अनुबंध मानते थे। विवाह जो इनका था, विवाह उसे ये लोग अनुबंध कहते थे। अनुबंध तथा पति और पत्नी जो होते थे दोनों, वह अपने आप को मुक्त रखते थे या रहते थे। पति पत्नी, पति और पत्नी, ठीक है, यह अपने आप को कैसे करते थे? मुक्त रहते थे, मुक्त। ठीक है, मुक्त रहते थे। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का प्रचलन था। इनका धर्म, ये हिंदू धर्म का पालन करते थे। कैसा धर्म? हिंदू धर्म, हिंदू धर्म का पालन करते थे तथा भाषा इनकी हिंदी थी। भाषा कैसी थी इनकी? हिंदी, हिंदी भाषा थी। ठीक है, अब इनमें अगर हम बात करते हैं कि इनके पहनावे के बारे में, पहनावे के बारे में, तो वहां भी जो पहनावा था वही सेम यहाँ है कि पुरुष जो होते थे, पुरुष, और इधर हो गया महिला, महिला। ठीक है, तो जो पुरुष होते थे वह धोती और कुर्ता पहनते थे, धोती तथा कुर्ता। ठीक है, और महिलाएं जो होती थी, महिला चोली तथा चुनरी को धारण करती थी या पहनती थी। ये क्लियर हुआ? तो ये आपके बुक्सा तथा बोक्सा जनजाति थी। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब जैसे अब इसके आगे की हम जनजाति पर बात कर लेते हैं। इसके आगे है महीगीर जनजाति। महीगीर जनजाति, खरवार जनजाति, ये हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। ये हो गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। ये जनजाति चैप्टर, इसके जस्ट बाद आप लोगों को हम 2011 की जनगणना पढ़ाएंगे, और जनगणना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से होगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन हर कीमत पर पूछा जाना ही जाना है। ठीक है, जैसे महीगीर जनजाति की हम बात कर रहे हैं, ये थर्ड है, महीगीर जनजाति। ठीक है, महीगीर जनजाति। अब इसमें महीगीर जनजाति का क्या है? जैसे यह बिजनौर और नजीबाबाद दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिजनौर तथा नजीबाबाद, नजीबाबाद, ठीक है, नजीबाबाद, ये दोनों क्षेत्रों में निवास करते हैं या बहुतायत में पाए जाते हैं। इनका जो धर्म है यह मुस्लिम धर्म को मानते हैं, मुस्लिम धर्म। ठीक है, मुस्लिम धर्म के
इनकी प्रजाति जो होती है या जाति वो मछुआरा टाइप के होते हैं। मछुआरा, मछुआरे से तात्पर्य है कि यह मछली पकड़ना, मछली पकड़ना या हम कह सकते हैं शिकार करना, शिकार करना इनका मुख्य व्यवसाय है। इनका मुख्य व्यवसाय है। ये ऐसी जाति है, ये ऐसी जाति है, इनका उल्लेख महाभारत में मिलता है। कहाँ मिलता है? महाभारत में मिलता है। ठीक है। अब कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनका निवास स्थान और उनके क्षेत्र हम देख लेते हैं। ठीक है। जैसे कुछ ऐसे हैं, इसमें है अगरिया जनजाति, पहला है अन्य जनजातियां। ठीक है। अगरिया जनजाति। ठीक है। दूसरा है सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति। तीसरा है पतरी जनजाति, पतरी जनजाति। चौथा है, ये मुख्य हैं, चेरो जनजाति, जो उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं उनके बारे में है। ठीक है। बैगा जनजाति, पांचवा है बैगा जनजाति, बैगा जनजाति। अब जैसे इनके निवास स्थान की हम बात करते हैं, अगरिया या सोनभद्र में पाई जाती हैं। सोनभद्र के क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। सहरिया या ललितपुर में पाई जाती हैं। ललितपुर के क्षेत्र में पाई जाती हैं। ठीक है। उसके बाद बैगा जनजाति हैं। बैगा जनजाति आपकी सोनभद्र में पाई जाती हैं। सोनभद्र में पाई जाती हैं। पतरी जनजाति हैं आपकी, यह जो है आपके सोनभद्र में ही है। ये भी सोनभद्र में पाई जाती हैं। जो आपकी बैगा जनजाति है यह भी सोनभद्र की ही प्रजाति है, सोनभद्र। तो अधिकांश आपकी जो जनजातियां हैं वह सोनभद्र में ही निवास करने वाली होती हैं। ठीक है। अब जैसे ये चेरो जो जनजाति है वो सोनभद्र के साथ साथ यह आपके वाराणसी के भी क्षेत्रों में पाई जाती है। वाराणसी के क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं। अब इनमें क्वेश्चन है, जैसे अभी हम क्वेश्चन की ही बात कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी जनजाति है जो दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाती है। अब जैसे इतना मैंने कह दिया, आप लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ दौड़ा होगा। ठीक है। अब ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन है सहरिया जनजाति। कहाँ पे है? सहरिया जनजाति। दूसरा है आपका थारू जनजाति। तीसरा है आपका भोरिया जनजाति। चौथा है परहरिया जनजाति। तो बताइए इनमें, इसके पहले ही क्लास में हमने थारू जनजाति के बारे में चर्चा किया है और उसमें मैंने बताया था कि ये दीपावली पर अपने पूर्वजों को याद करते हैं, जिनके कारण यह दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सेकंड ऑप्शन। तो आप सभी लोग ऐसे इसको देख सकते हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके आगे हम कल बात करेंगे और कल की क्लास में हम सन 2011 की जनगणना के ऊपर ही हम बात करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। जिससे ये सभी के सभी क्लास आप लोगों को जल्दी से जल्दी पहुंचे और आप लोग अपडेट होते रहें। थैंक यू। और हम इस पर करंट की भी बातें करेंगे।
जैसे आपकी 2011 की जनगणना खत्म होगी उसके बाद हम करंट पर ही चर्चा करेंगे और एक हफ्ता लगातार यानी कि लगभग 10 तारीख तक लगभग समथिंग में 8 से 10 के आसपास हम लोग करंट पे ही चर्चा करेंगे 2-3 दिन लगातार। ठीक है, थैंक यू।